सिंपल माइक्रोस्कोप आप सबने देखा होगा। सिंपल माइक्रोस्कोप किस तरह का होता है। अब हम देखते हैं कि ये यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है। इसको मोस्टली डॉक्टर्स यूज़ करते हैं किसी भी हिस्से को एग्जामिन करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। उसके अलावा ये यूज़ किया जाता है लेबॉर्ट्री वगैरह में, या जिन बुक्स के या न्यूज़पेपर में छोटे छोटे वर्ड्स लिखे होते हैं उनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो वर्ड्स को हम मैग्नीफाई करके उनको जूम करके देख सकें। बेसिकली यूज़ होता है किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को जूम करके देखने के लिए। अब सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है? ये एक मैग्नीफाइड ग्लास होता है और कन्वेक्स लेंसेज में यूज़ किया जाता है, जो यूज़ किया जाता है इमेजेस को मैग्नीफाई करने के लिए। अब इस लेंस को रखा कहाँ पर जाता है? पहली बात तो ह्यूमन आई का नियरेस्ट पॉइंट देखने का होता है 25 सेंटीमीटर। अगर आप किसी भी चीज़ को 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा, मतलब आप कोई ऑब्जेक्ट है उसको अपनी आँख के ज़्यादा करीब ले आते हैं, तो आप उसको क्लियरली और शार्पली नहीं देख सकते। उसका नियरेस्ट पॉइंट है ह्यूमन आई का 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप उसको शार्प, मैग्नीफाई और क्लियर देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है कि हम उस लेंस को रखते कहाँ पर है। लेंस को अब सपोज करें एक लेंस है, जिस लेंस में आप देख रहे हैं उस लेंस का प्रिंसिपल फोकस होता है। उसके अब आपने अपने ऑब्जेक्ट को उस प्रिंसिपल फोकस और लेंस के दरमियान रखना है। हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि अगर आप ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और लेंस के दरमियान रखते हैं तो वो इमेज है वो उसी साइड पे डेवलप होता है। आपका इमेज आप देख सकते हैं उसी साइड पे डेवलप हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आप सिंपल माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो क्या आपको दोनों चीज़ें नज़र आएंगी, मतलब ऑब्जेक्ट भी नज़र आएगा और इमेज भी नज़र आ रहा होगा? तो ऐसा नहीं होता। अगर आप डायरेक्शन चेंज करके देखें तो आपको सिर्फ इमेज नज़र आ रहा होगा, आपको ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा। अब होता क्या है कि जो भी इमेज होता है, इमेज एक्चुअली में वहाँ पर डेवलप नहीं होता। ये बेसिकली एक वर्चुअल इमेज होता है जिसको हम वर्चुअली वहाँ पर डेवलप करवाते हैं, तो इसलिए हम इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। यहाँ से आपको ये क्लियर होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस होगा। ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस होगा बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस पॉइंट, यानी फोकस पॉइंट के दरमियान में हमारा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं मैग्नीफाइंग पावर। पहले आप जो फिगर 12.30 पार्ट ए है ना, उसको देखें। क्या है यहाँ पर? एक आई है जो कि ऑब्जेक्ट को देख रही है। हमने बात की कि ह्यूमन आई का देखने का नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है 25 सेंटीमीटर, तो इसका डिस्टेंस भी कितना होगा 25 सेंटीमीटर। एंगल यहाँ पर क्या बन रहा है? थीटा। तो हमने सपोज कर लिया कि थीटा हमारे पास एक एंगल है। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को आई के करीब ले लेते हैं, एंगल क्या होगा? आई का एंगल इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होने के बाद और इंक्रीज होकर एंगल कितना हो जाएगा? थीटा डैश। फिगर वी में देखें तो जब ऑब्जेक्ट को हम करीब लेकर आए हैं तो ये जो h0 है ना, ये हाइट को जाहिर कर रहा है, तो अब इसका एंगल क्या बन गया? थीटा डैश। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को आई के करीब लेकर आ जाते हैं तो एक आँख जो है फिर उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाती। तो हम चाहते हैं कि जो आँख है वो ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सके। उसके लिए हम यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस। किन किन के दरमियान में कन्वेक्स लेंस रखते हैं? ऑब्जेक्ट और आई के दरमियान, ताकि लेंस जो है वो क्या करे? एक बड़ा सा वर्चुअल इमेज बनाए ऑब्जेक्ट का। कहाँ पर बनाए? आई के नियरेस्ट पॉइंट पे। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे देखें कि ऑब्जेक्ट को हम करीब लेकर आए और सेंटर में हमने कन्वेक्स लेंस रखा है। कन्वेक्स लेंस इसीलिए रखा है ताकि लेंस क्या करे? वो वर्चुअल इमेज बनाए, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो इस केस में हमारे पास बनती है m = थीटा डैश बाय थीटा, जो बाद वाले एंगल था उसकी रेशो, मतलब उसको डिवाइड कर दिया हमने पहले वाले एंगल थीटा से। इसका अगर हम रिलेशन लिखें तो हम लिखेंगे m = थीटा डैश बाय थीटा विच इज़ इक्वल्स टू 1 + d/f। यहाँ पर f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और d क्या है? नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द आई, जो कि कितना है हमारे पास? 25 सेंटीमीटर। इस रिलेशन से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि शॉर्टर फोकल लेंथ का जो लेंस होता है उसके मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होती है। f डिवाइड हो रहा है फॉर्मूला में, m = 1 + d/f। f डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि f अगर कम होगा तो मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगी, फोकल लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो मैग्नीफाइंग पावर कम हो जाएगी।
नेक्स्ट हमारे पास आता है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर हमारे पास एक ऐसी एबिलिटी है जो दो ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज पड़े होते हैं उनको भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब उनको डिफरेंट डिफरेंट दिखा सकते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो आपके जो टाइनी ऑर्गन्स होते हैं उनको भी डिस्टिंग्विश करके दिखा सकते हैं क्योंकि वो भी बहुत क्लोज होते हैं। उसके अलावा अगर सेल्स की बात करें तो वो भी आपस में बहुत क्लोज होते हैं, उनको भी डिस्टिंग्विश करके दिखाया जा सकता है रिजॉल्विंग पावर के ज़रिए। तो हमने बात की कि द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर एक ऐसी एबिलिटी होती है जो क्या करती है, दो क्लोज ऑब्जेक्ट को या दो पॉइंट सोर्स को डिस्टिंग्विश करती है, मतलब उनको सेपरेट करके मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखाती है। अब ऐसे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो बहुत क्लोज हैं हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिनकी रिजॉल्विंग पावर काफ़ी हाई होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम यूज़ करते हैं, हम हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं टाइनी ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, और टेलीस्कोप यूज़ करते हैं स्टार्स वगैरह को देखने के लिए, क्योंकि टेलीस्कोप की भी रिजॉल्विंग पावर काफ़ी हाई होती है। सो दैट वाज आवर टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो।